Hello dear student, welcome you all in our biology virtual class. Today we are going to discuss a new topic, that is human female reproductive system. In our earlier classes we already discussed the male reproductive system. Okay, today we only discuss in details the human female reproductive system. So first of all we have to know the different parts of female reproductive system. These are our three types. First one is the ovaries, second one is the accessory ducts and the third one is the external genitalia. ठीक है, सो ये तीन मेन पार्ट होता है. लाइक टेस्टिस जो कि ना ह्यूमन बॉडी के बाहर में होता था, पर इसके केस में ओवरीज जो होता है कहाँ पे होता है, विद इन द एब्डोमिनल कैविटी. द साइज ऑफ ओवरी वेरीज in 2.4 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर. तो जनरली इसका साइज जो होता है इतना होता है और ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर पेयर ऑफ ओवरी होता है, मतलब दो ओवरीज रहते हैं. ठीक है ना. तो ये जो ओवरी होता है, ओवरी का मेन काम क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ द ओवरी प्लेस दैट इट the place where the female gamete will produce, which is called the ovum or egg. At the same time it also releases two important sexual female sexual hormone, which is called, one is the estrogen, another one is the progesterone hormone. That two sexual hormones secreted directly from the ovaries. Now the actual location of the ovaries, generally ovary present at the inside the abdominal cavity and it connected with the uterus via ovarian ligament. Via ovarian ligament it connected with the uterus. मतलब ये होता है एक यूटेरस. अगर हम लोग थोड़ा सा ड्राइंग को देखेगा तो यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे दिस इज कॉल्ड द फैलोपियन ट्यूब, दिस इज कॉल्ड द ओवरी, इट्स यूटेरस, इट्स द सर्विकल कैनल और द बाथ कैनल, लास्ट वन इज द वेजिना. सो ये जो ओवरी दिख रहा है, दिस ओवरी इज कनेक्टेड विद द यूटेरस भाया ovarian ligament. Clear? And the pelvic wall, ovary also connected with the pelvic wall by the suspensory ligament. Okay, and it also connected with the fallopian tube. Fallopian tube से connected होता है via broad ligament. So there is a three type of connection will be there. One is with uterus, another one is with pelvic wall, and the last one is the fallopian tube. So there is a different kinds of ligaments are there which are help to connect the ovary with different part of the female body. Clear? Now ovary जो स्ट्रक्चर हम लोग को अभी पढ़ने जा रहा है, so ovary basically covered by a thin layer which is called the germinal epithelium. ठीक है, जिसका बाद में हम लोग न्यू रीनेम किया सरफेस एपिथेलियम बोल के. ठीक है, सो हम लोग कैसे, पहले हम लोग को पता था कि जो एग का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, ओवरी का जो आउटर लेयर होता है ना, उस आउटर लेयर से. पर बाद में देखा गया है कि नहीं, जो एग प्रोड्यूस हो रहा है वो बाहर का लेयर से नहीं हो रहा है. तो इसीलिए पहले इसका नाम रखा गया था जर्मिनल एपिथेलियम, बाद में वो नाम को चेंज करके रखा गया था सरफेस एपिथेलियम, जो कि ना बेसिकली कवर्ड द ओवरियन स्ट्रोमा. सो ओवरियन स्ट्रोमा को कवर अप करके रखता है सरफेस एपिथेलियम. अब ये ओवरी का स्ट्रक्चर हम लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग को पता चलेगा कि इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट पार्ट क्या होता है. जनरली जो स्ट्रोमा हम लोग बोल रहे हैं ना, ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा हैव टू डिफरेंट जोन. वन ऑन द कॉल कॉर्टेक्स जो कि ना आउटर जोन होता है, अनदर वन इज कॉल्ड द मेडुला जो कि ना इनर जोन होता है. अभी देखो यहाँ पे हम लोग एक ओवरी का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं. ठीक है, मान लो ये हो गया हम लोग का एक ओवरी. ठीक है, सो ये ओवरी के बाहर में ये जो लेयर दिख रहे हैं ना, दिस लेयर इज कॉल्ड द जर्मिनल एपिथेलियम और यू कैन से द सरफेस एपिथेलियम. क्लियर? तो ये हो गया सरफेस एपिथेलियम. क्लियर? नाउ surface epithelium enclosed this structure, the inner white space is called the stroma, ovarian stroma. अब ये ovarian stroma के अंदर दो रीजन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, बाहर में कॉर्टेक्स और अंदर में मेडुला. सो हम लोग एक इमेजिन कर लेते, मान लो ये हो गया स्ट्रक्चर
जस्ट इमेजिन कर लो, दिस इज कॉल्ड द ओवरियन मेडुला, ये हो गया मेडुला। ठीक है, तो ये जो बाहर का जो स्पेस दिख रहा है ना, दिस स्पेस इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स। क्लियर? नाउ इन द कॉर्टेक्स रीजन, ए लाइन को देखो, इन द कॉर्टेक्स रीजन देयर आर नंबर ऑफ ओवल टू राउंड शेप डेवलपिंग प्राइमरी और ओवरियन फॉलिकल्स। सो मतलब क्या हो गया, ये जो कॉर्टिकल रीजन होता है ना, ये कॉर्टिकल रीजन के अंदर हम लोगों को क्या मिलेगा, राउंड टू ओवल शेप प्राइमरी या ओवरियन फॉलिकल दिखने को मिलेगा इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ oogenesis। सो व्हाट इज oogenesis? oogenesis मीन्स हम लोग पढ़ा था द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट दैट इज एग। सो ये जो एग का जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होता है ना, वो डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर बहुत सारा हम लोग को डिफरेंट स्टेजेस का प्राइमरी या ओवरियन फॉलिकल दिखने को मिलेगा, जो कि ना कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट होता है। एवरी मंथ a primary follicle transform into the Graafian follicle under the stimulation of FSH, follicle stimulating hormone। So ये क्या बोला है यहाँ पे कि ग्राफियन फॉलिकल, जो यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है, ग्राफियन फॉलिकल होता है मैच्योर फॉलिकल जिसके अंदर हम लोग को ओवम दिखने को मिलेगा। ठीक है ना, पर ये जो ग्राफियन फॉलिकल का जो मैचुरेशन होता है कहाँ से होता है, प्राइमरी फॉलिकल से। सो प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे डेवलपमेंटल चेंजेस होगा, होने के बाद फाइनली प्रोड्यूस द ग्राफियन फॉलिकल। से फॉर एग्जांपल ये जो हम लोगों का कॉर्टिकल रीजन है, इस कॉर्टिकल रीजन के मान लो ये हम लोगों का हो गया एक प्राइमोर्डियल, इसको लिख के रखो, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, एकदम इनिशियल फॉलिकल। क्लियर? ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल कुछ दिन बाद खुद को चेंज करके क्या बन जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल। मान लो ये प्राइमरी फॉलिकल बन गया। ठीक है, सो इट्स कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल, को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बन गया। ठीक है, अब कुछ दिन बाद ये प्राइमरी फॉलिकल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, ऐसे सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल फिर से कुछ दिन बाद बन जाएगा टर्शियरी फॉलिकल। मान लो ये टर्शियरी फॉलिकल बन गया, टर्शियरी फॉलिकल। अब ये टर्शियरी फॉलिकल फाइनली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर हम लोग को ये मिल जाएगा एक ओवम। ठीक है, ये मान लो फाइनल स्ट्रक्चर, तो इट्स कॉल्ड द फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल। सो ये जो फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट हो रहा है, ये फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है, ओवरी का कॉर्टिकल रीजन में हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, ये जो प्राइमरी follicle है get transformed into the Graafian follicle, which is the mature follicle within which the ovum is there, and this conversion, this transformation of primary follicle to Graafian follicle leads under the stimulation of follicle stimulating hormone FSH, which is secreted from pituitary, pituitarian hormone होता है FSH, जिसका स्टिमुलेशन की वजह से ये प्राइमोर्डियल जो फॉलिकल था वो प्राइमरी फॉलिकल में गया, प्राइमरी से फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से फाइनली ग्राफियन फॉलिकल में पहुंच जाता है। ठीक है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट प्राइमोर्डियल फॉलिकल था जो कन्वर्शन हुआ प्राइमरी फॉलिकल में, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में, और टर्शियरी फॉलिकल फाइनली ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, जिसके अंदर हम लोग को क्या मिलेगा, ओवम मिलेगा। ये होता है डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ फॉलिकल विद इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ ओवरी। ठीक है, अब ये जब ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता है, ठीक है, सो ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता है तब ग्राफियन फॉलिकल ब्रास्ट होता है, टूटता है, ब्रेक होता है।
सो ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ पे देखो जो ग्राफियन फॉलिकल था अभी ये ग्राफियन फॉलिकल टूट जाएगा। सो ग्राफियन फॉलिकल टूटने के बाद ग्राफियन फॉलिकल से अंदर में ये जो ओवम था वो ओवम रिलीज होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो ओवम बाहर आ गया ग्राफियन फॉलिकल टूटने के बाद, ये ओवम ओवरी से बाहर आ गया। कहाँ पे आ गया? आ गया फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर है, जस्ट ये स्ट्रक्चर को थोड़ा ऊपर में देखो, हम लोग जो ड्रॉ किया था ना, तो यहाँ पे मान लो कि ये जो पूरा जो फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट हो रहा था ये ओवरी का कॉर्टिकल रीजन में हो रहा था। होने के बाद जब ग्राफियन फॉलिकल मान लो यहाँ पे आ गया, अब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो गया, ब्रेक हो गया। सो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से जो कि ना ओवम था, ये ओवम अभी बाहर निकल के कहाँ पे आ गया? फैलोपियन ट्यूब में आ गया। सो दिस इवेंट इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन, जो कि ना महीने में एक बार होता है फीमेल बॉडी के अंदर। इट्स कॉल्ड द ओव्यूलेशन, मीन्स द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी टू फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। सो ओव्यूलेशन के टाइम में ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक होता है और उसके अंदर में जो ओवम था वो बाहर आ जाता है, जिसे कहते हैं ओव्यूलेशन। अब ये जो पूरा स्टेजेस था, जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा था, ये टाइम में फॉलिकल से एक हार्मोन सीक्रेट होता है। फॉलिकल का डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए था? FSH, जो कि ना पिट्यूटरी से सीक्रेट हो रहा था। ठीक है, सो फॉलिकल जब बनना स्टार्ट हो जाएगा तब फॉलिकल इटसेल्फ रिलीज ए हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड द एस्ट्रोजन। क्लियर? सो एवरी मंथ ये जो डेवलपमेंटल चेंजेस हो रहा है ओवरी के अंदर, जो कि ना प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल तक, ये जो चेंजेस होने के लिए FSH रिस्पॉन्सिबल होता है। पर ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ये टर्शियरी फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल, ये हर एक फॉलिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन, बेसिकली दिस फॉलिकल is a type of endocrine gland. It's a type of endocrine gland which is responsible for the release of estrogen hormone for maturation of Graafian follicle. तो मतलब क्या हो रहा है? देखो, प्राइमरी फॉलिकल जब था तो यहाँ से स्टार्ट हुआ एस्ट्रोजन का रिलीज होने का। ठीक है, तो ये एस्ट्रोजन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। सो इंक्रीज होने के बाद जब फाइनली ग्राफियन फॉलिकल बन गया, तब जाके एस्ट्रोजन का लेवल जो है एकदम पीक में आ गया। इससे ज्यादा और वो आगे नहीं जाएगा। मतलब एस्ट्रोजन का जो सिंथेसिस है वो स्टार्ट हुआ था प्राइमरी फॉलिकल में। क्यों हो रहा था? ताकि प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाए। ग्राफियन फॉलिकल लगभग जब बन गया, ग्राफियन फॉलिकल जब टूट के उसके अंदर से ओवम निकल गया, ओव्यूलेशन हो गया, मतलब एस्ट्रोजन का लेवल वहां पे स्टॉप, और एस्ट्रोजन का लेवल फीमेल बॉडी में इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है। आफ्टर मैच्योरेशन, या लाइन को देखो, आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इट ब्रेक्स एंड रिलीज ओवम इनटू द ओवरी एंड इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकिंग द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि ना येलो बॉडी नाम से भी जाना जाता है, व्हिच देन रिलीज द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब जैसे मैंने बोल दिया था कि ग्राफियन फॉलिकल जो था कॉर्टिकल रीजन में मैच्योर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल जो मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद इसके अंदर से ओवम निकल गया। जब ओवम निकल जाएगा तो ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा? ऐसे टूट के पड़ा रहेगा, ऐसे टूट के पड़ा रहेगा, टूटा फूटा ग्राफियन फॉलिकल। नाउ दिस टूटा फूटा जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, इसका नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम, जिसका और एक नाम मैंने अभी बोला येलो बॉडी। नाउ जब ये कन्वर्शन होता है, कन्वर्शन होने के बाद जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, दिस कॉर्पस ल्यूटियम, दिस स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन,
सो हम लोग पहले ही बोला था कि ओवरी दो हार्मोन रिलीज करता है, एक ईस्ट्रोजन हार्मोन। सो ईस्ट्रोजन हार्मोन का मेन काम यहाँ पे हो गया था, ग्राफियन फॉलिकल को मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। सीक्रेट कहाँ से हो रहा था? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल से, जब तक वो ग्राफियन फॉलिकल ना बन जाए। सेम जब ग्राफियन फॉलिकल टूट के उसके अंदर से ओवम रिलीज हो गया, तब वो टूटा फूटा ग्राफियन फॉलिकल जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, जिसका और एक नाम है येलो बॉडी, नाउ दैट येलो बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। दैट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ ए यूटेरस। अब ये एंडोमेट्रियम लेयर यूटेरस का क्यों चाहिए वो अभी हम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। सो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का मेन काम होता है टू प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूटेरस व्हिच इज सीक्रेटेड जस्ट आफ्टर द ओव्यूलेशन। जो ग्राफियन फॉलिकल टूट के बन गया कॉर्पस ल्यूटियम, अब वो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करेगा हाई लेवल में। अब कुछ दिन बाद जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल धीरे धीरे कम होगा, तब ऑटोमेटिकली जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो कॉर्पस ल्यूटियम भी धीरे 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 खुद को कन्वर्ट करके क्या बन जाएगा? एक नया स्ट्रक्चर जिसका नाम हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स। एल्बिकन्स इसका और एक नाम है व्हाइट बॉडी। मतलब जब जितना देर तक चाहिए होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, उतना देर तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होगा। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम बन गया, एंडोमेट्रियम लेयर जब बन गया, तब और कॉर्पस ल्यूटियम का कुछ काम नहीं है, तब कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा? डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा ये व्हाइट बॉडी कॉर्पस एल्बिकन्स में। उसके बाद धीरे धीरे ये पूरा रिग्रेशन में चला जाएगा, मतलब फुल्ली रिमूव हो जाएगा ओवरी से। सो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, तब जाके कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट रहेगा अप टू पर्चुरेशन तक, क्योंकि कंटिन्यूअसली उसको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन चाहिए होता है, इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन मान लो नहीं हुआ है, ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो एंडोमेट्रियम लेयर बनने का जरूरत भी नहीं है, उसका स्टे करने का जरूरत भी नहीं है। तब जाके ये कॉर्पस ल्यूटियम चेंज हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स में, जो कि ना व्हाइट बॉडी होता है। मतलब इसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत कम होता है, ठीक है। सो ये कहाँ पे हो रहा था? ये भी सेम कॉर्टिकल रीजन में हो रहा था। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, कॉर्पस ल्यूटियम या येलो बॉडी फाइनली डीजेनरेटेड टू फॉर्म द कॉर्पस एल्बिकन्स, जो व्हाइट बॉडी होता है। और इसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होता है बहुत ही कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लेवल तब चाहिए नहीं था बॉडी में। क्यों नहीं चाहिए था? वो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल को पढ़ेगा तब हम लोगों को पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बिकन्स का क्या काम है, ठीक है ना। सो ये हो गया हम लोग का टोटल ओवरी का स्ट्रक्चर। एक बार अच्छे से याद कर लो, जो ओवरी होता है, ओवरी का बाहर में एक लेयर होता है जिसका नाम होता है जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम क्या करता है? सराउंडेड द ओवरियन स्ट्रोमा। ओवरियन स्ट्रोमा के अंदर दो पार्ट होता है, बाहर में होता है कॉर्टेक्स, अंदर में होता है मिडुला। ये कॉर्टेक्स रीजन के अंदर फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है डिफरेंट स्टेजेस का, प्राइमरी फॉलिकल से लेकर वो ग्राफियन फॉलिकल तक बनता है इन प्रेजेंस और इन द स्टिमुलेशन ऑफ एफएसएच हार्मोन। और एट द सेम टाइम फॉलिकल रिलीज करता है एस्ट्रोजन, ताकि वो फॉलिकल मैच्योर बन जाए, मैच्योर फॉलिकल जिसका नाम होता है ग्राफियन फॉलिकल, जिसके अंदर हम लोग को ओवम मिलेगा। जब मैच्योर हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल, तब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से ओवम रिलीज होगा जिसका नाम होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होने के तुरंत बाद वो टूटा फूटा जो ग्राफियन फॉलिकल है वो अभी बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम येलो बॉडी, जिसका मेन काम होगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सीक्रेट करना। वो एक कुछ टाइम के लिए वो सीक्रेट होगा, उसके बाद फिर वो कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स में, जिसका नाम होता है व्हाइट बॉडी, जहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन लेवल का सीक्रेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है, ठीक है। सो ये होता है ओवरी का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा वो होगा एक्सेसरी डक्ट्स। सो इन केस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देयर इज ए 3 इंपॉर्टेंट एक्सेसरी डक्ट्स आर देयर। वो क्या क्या होता है? फर्स्ट वन इज कॉल्ड द फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द यूटेरस एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द वेजाइना। सो फर्स्ट वी डिस्कस द फैलोपियन ट्यूब और द ओविडक्ट। सो हम लोग ने देख ही लिया था कि ये मान लो यहाँ पे हम लोग को क्या था,
एक ऐसा ओवरी था, यहाँ पे ऐसा ओवरी था, ठीक है। सो ओवरी और यहाँ पे था ऐसा यूटेरस, ऐसे ही हम लोग ड्रॉ किया था, ठीक है। सो ये हो गया फैलोपियन ट्यूब। सो इसको हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, एफटी। नाउ ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है, ये फैलोपियन ट्यूब होता है वो पैसेज जिस पैसेज के थ्रू से ओवम ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स द यूटेरस, यूटेरस की तरफ, ठीक है। सो ये जो फैलोपियन ट्यूब दिख रहा है ना, ये फैलोपियन ट्यूब का टोटल 4 पार्ट होता है। सो फर्स्ट पार्ट जो होता है, जो कि ना ओवरी के साथ कनेक्टेड होता है, ये वाला पार्ट 1, जिसका नाम होता है इन्फंडिबुलम। क्लियर? इन्फंडिबुलम के बाद नेक्स्ट पार्ट यहाँ तक होता है 2, जिसका नाम होता है एम्पुला। एम्पुला के बाद फिर यहाँ तक जो पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है तुम लोगों को, ये पूरा पोर्शन का नाम होता है 3, दैट इज द isthmus, and last one, this is the 4th part, is called the uterine part. Clear? Now at the junction of ovary and infundibulum, ये जो infundibulum जो है ना, infundibulum और ओवरी का ये जंक्शन में, infundibulum का एंड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हम लोग को दिखने को मिलता है, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम होता है फिम्ब्री। मतलब अगर ये वाला पोर्शन को हम लोग थोड़ा सा इनलर्ज करके ड्रॉ करेगा तो ये मान लो हो गया इन्फंडिबुलम। अब ये इन्फंडिबुलम में ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम होता है फिम्ब्री, ठीक है। सो ये फिम्ब्री, सो ये फिम्ब्री बेसिकली क्या करता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन सिंपली ओवरी को कवर अप करके रखता है, ताकि जब ओवरी से ओवम रिलीज हो रहा है वो टाइम में सही से फैलोपियन ट्यूब के अंदर उसका डिपोजिशन हो। सो एग या ओवम जब ओवरी से निकल रहा था तब मिसप्लेस ना हो जाए, इसीलिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करता है, कंप्लीटली ये जो ओवरी है ना, ये ओवरी को कंप्लीटली ऐसा करके वो घेर लेता है, ताकि ओवरी से निकलते हुए जो ओवम है वो बाहर में ना आ जाए, डायरेक्टली इन्फंडिबुलम में आ जाए। सो पहले इन्फंडिबुलम में आ गया, फिर इन्फंडिबुलम से एम्पुला में जाएगा, एम्पुला से इस्थेमस में जाएगा, इस्थेमस से फाइनली यूटेराइन पार्ट होके यूटेरस में आने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को जानना है, बाद में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, द फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन हम लोग क्लास 10 में पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। नाउ हम लोग को और भी डिटेल्स में जानना है कहाँ पे होता है। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला इस्थेमस। देखो ये हम लोग एम्पुला बोला था 2, ये 3 क्या था, इस्थेमस। सो ये 2 और 3 का जो जंक्शन पॉइंट है, जस्ट ये जगह में जब एग रिलीज होके जा रहा है उसी टाइम में स्पर्म भी आ रहा है, तो ये पर्टिकुलर जंक्शन पॉइंट में अगर एग प्रेजेंट होगा, स्पर्म भी प्रेजेंट होगा, तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा, ना कि उसका आगे, ना कि उसका बाद। सो एम्पुला इस्थेमस जंक्शन इज द क्रूशियल पोजिशन where the fusion of male and female gamete take place, ठीक है। सो पहले हम लोग बोल रहा था फैलोपियन ट्यूब में होता है, अभी भी हम लोग बोल रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में ही हो रहा है, पर और भी डिटेल्स में हम लोग को बोलना पड़ेगा कि नहीं, एक्चुअली ये एम्पुला इस्थेमस जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। सो ये हो गया हम लोगों का फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट जो पार्ट होता है इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर, जो कि ना होता है यूटेरस। ये स्ट्रक्चर जो हम लोग दिख रहा है ना, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द यूटेरस, जो कि ना होता है इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। ये यूटेरस भी पेल्विक वॉल के साथ एक लिगामेंट के थ्रू से कनेक्ट होता है, एंड द ओपनिंग और द एंड पार्ट ऑफ द यूटेरस, ये जो नैरो पैसेज हम लोग दिख रहा है, दिस नैरो पैसेज इज कॉल्ड द सर्विक्स, या सर्विकल कैनल, या और एक नाम होता है बार्थ कैनल, ठीक है। नाउ एट द एंड ऑफ द बार्थ कैनल देयर इज ए ओपन स्पेस कॉल्ड द वैजाइना, ठीक है ना। अभी देखो यूटेरस का पार्ट,
ये जो यूटेरस होता है, यूटेरस बेसिकली क्या काम करता है? यूटेरस में एक्चुअली फर्टिलाइज्ड एग, जिसका और एक नाम होता है एम्ब्रायो, एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो हम लोग लिख रहे हैं ना कि पूरा पर्चुरेशन जो गेस्टेशन टाइम 280 डेज का हम लोग बोल रहा था ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन से लेकर टिल पर्चुरेशन तक, ये जो पूरा टाइम, ये जो पूरा टाइम जो एम्ब्रायो, जाइगोट से एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से फोइटस हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा था? ये यूटेरस के अंदर हो रहा था। सो यूटेरस बेसिकली कॉल्ड द मदर्स ओम्ब, जहाँ पे ये एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। अब जो यूटेरस होता है ना, ये यूटेरस का 3 लेयर होता है, 3 लेयर होता है, क्लियर? ये 3 लेयर क्या क्या होता है, उसका नाम अच्छे से सुन के रखो। बाहर से लेकर अंदर की तरफ, पेरिफेरी टू सेंटर। सो एकदम बाहर में जो लेयर होता है, ये लेयर का नाम होता है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, बाहर का लेयर, ठीक है। फिर अंदर का लेयर मतलब मिडिल लेयर, जिसका नाम होता है मायोमेट्रियम, ठीक है। फिर एकदम अंदर का जो ये लेयर दिख रहा है ना, दिस लेयर इज कॉल्ड द एंडोमेट्रियम। अब ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है ना, ये एंडोमेट्रियम लेयर हर मंथ प्रिपेयर होता है, ये फिक्स नहीं है। पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम, ये जो 2 लेयर है ना, ये 2 लेयर पहले से ही है, इसका कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस नहीं हो रहा है। पर ये जो एंडोमेट्रियम होता है, ये एंडोमेट्रियम हर मंथ बनता है। ये एंडोमेट्रियम के लिए जो चाहिए होता है, अभी हम लोग डिस्कस किया था, उसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है? एंडोमेट्रियम को बनने के लिए हेल्प करता है हर मंथ, ठीक है। सो यहाँ पे पेरीमेट्रियम या मायोमेट्रियम का जो बेसिकली काम होता है, ये दोनों क्या काम करता है? बेसिकली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पर्चुरेशन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पर्चुरेशन। ये अगर नहीं होगा तो इसके अंदर में जो फोइटस है, वो फोइटस सर्विक्स होके, वेजाइना होके बाहर नहीं आ पाएगा। सो ये बाहर आने के लिए एक प्रेशर चाहिए होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। वो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन कौन प्रोवाइड करता है? बेसिकली पेरीमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। ये छोड़ के पेरीमेट्रियम का और एक काम होता है कि फिजिकल इंजरी से एम्ब्रायो को रोकना, यूटेरस को रोकना होता है पेरीमेट्रियम का और एक इंपॉर्टेंट काम। जबकि एंडोमेट्रियम जो होता है ना, ये एंडोमेट्रियम बेसिकली फुल ऑफ ब्लड वेसल्स, बहुत ब्लड वेसल्स यहाँ पे रहता है। क्यों ब्लड वेसल्स यहाँ इतना रहेगा? अब जस्ट इमेजिन करो, मान लो यहाँ पे एक फर्टिलाइज हो गया, सो ये एक फर्टिलाइज होकर धीरे 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 आ रहा है, किसकी तरफ आ रहा है? यूटेरस की तरफ आ रहा है। अब यूटेरस में आके हम लोग पढ़ा था ना, इम्प्लांटेशन होता है। सो बेसिकली इम्प्लांटेशन कहाँ पे हो रहा है? यूटेरस में इम्प्लांटेशन हो रहा है। सो इम्प्लांटेशन होने के लिए एक घर चाहिए, है ना। वो तो अभी एक तो फर्टिलाइज हो गया, अब ये फर्टिलाइज्ड एक को तो एक घर चाहिए। सो ये घर कौन प्रोवाइड करेगा? ये एंडोमेट्रियम प्रोवाइड करेगा। जो एम्ब्रायो का जो फर्दर डेवलपमेंट होगा, उसके लिए एक घर चाहिए, वो घर एंडोमेट्रियम बनाएगा, ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियम बन रहा है इन प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो कि ना हर मंथ बनता है। अगर मान लो कि यूटेरस को तो पता नहीं है वो एक फर्टिलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, वो पहले से घर बना के रखेगा। अगर फर्टिलाइज होगा तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, उसको शेल्टर देगा। अगर मान लो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, सो अनफर्टिलाइज्ड एग का तो कुछ काम ही नहीं है ना। सो तब जाके ये अनफर्टिलाइज्ड एग अलोंग विद द एंडोमेट्रियम, जो कि ना बहुत सारा ब्लड वेसल से बना होता है, वो सिंपली सेड फ्रॉम द यूटेरस एंड passes through the cervix and vagina, which is called the menstruation. सो मेंस्ट्रुएशन के टाइम हम लोग बाद में डिस्कस करेगा। मेंस्ट्रुएशन के टाइम में क्या होता है? अनफर्टिलाइज्ड एग रिलीज अलोंग विद द एंडोमेट्रियम लेयर। सो ये एंडोमेट्रियम लेयर बेसिकली एक घर बनाता है ताकि उस घर में आके फर्टिलाइज्ड एग बैठ सकता है, उसका फर्दर डेवलपमेंट हो सकता है, प्लासेंटेशन होगा, जो भी गैस्ट्रेशन होगा, ऑर्गेनाइजेसिस होगा, ये सब कुछ कहाँ पे होगा? यूटेरस में होगा। तो उसके लिए उसको घर चाहिए होता है। वो घर कौन दे रहा है? वो घर दे रहा है ये एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। सो ये होता है एंडोमेट्रियम का मेन काम, क्लियर। सो यूटेरस का ये 3 लेयर हो गया, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। लास्ट जो एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर आता है वो होता है वेजाइना। सो वेजाइना ओपन्स टू द एक्सटर्नल बिटवीन यूरेथ्रा एंड एनस। सो यूरेथ्रा एंड एनस के बीच में होता है वेजाइना। द लुमेन ऑफ द वेजाइना
is lined by a glycogen rich mucous membrane which consists of very sensitive papillae and Bartholin glands. ये कुछ है जो कि ना वैजाइना में प्रेजेंट होता है। जनरली वैजाइना में कोई सो कॉल्ड ग्लैंड नहीं होता है, पर एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है बार्थोलिन ग्लैंड। तो ग्लैंड का नाम होता है बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। और साथ साथ में वैजाइना इज हाईली रिच्ड इन ग्लाइकोजिन रिच म्यूकस। म्यूकस क्यों है? हमने बोला था कि फ्रिक्शन फ्री करने के लिए ड्यूरिंग द इंटरकोर्सेस, जब पेनिस वैजाइना के अंदर आ रहा है तब वो फ्रिक्शन को फ्री करने के लिए ये म्यूकस चाहिए होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया वैजाइना। नेक्स्ट जो हम लोग को थर्ड पार्ट होता है उसका नाम होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर क्या कार्य है। जनरली एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर 5 पार्ट आता है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट का नाम होता है mons pubis. Mons pubis means it's the cushion of fatty tissue covered by the skin and pubic hair. जो सबसे बाहर में होता है कुशन लाइक ए फैटी टिश्यू जिसके ऊपर बहुत सारा प्यूबिक हेयर होता है, उसका नाम होता है mons pubis. Next to the mons pubis, inside to the mons pubis there is a pair of large thicker fleshy folds of tissue जो कि ना 2 होता है, which surrounded by the vaginal opening is called the labia majora. So mons pubis के अंदर फिर से pair of large thicker fleshy folds रहेगा जिसका नाम होगा labia majora. अब labia majora के फिर से अंदर की तरफ इनसाइड में फिर से एक पेयर ऑफ नैरो फ्लेसी फोल्ड रहेगा जिसका नाम होता है लेबिया माइनोरा। मोनस प्यूबिस उसके अंदर में लेबिया मेजोरा जो थिकर फ्लेसी फोल्ड्स है, उसके अंदर फिर से एक पेयर ऑफ नैरो फ्लेसी फोल्ड्स है जिसका नाम होता है लेबिया माइनोरा। नाउ लेबिया माइनोरा के फिर से अंदर के साइड में होता है हाइमेन जो कि ना होता है एक मेम्ब्रेन। सो द ओपनिंग ऑफ द वैजाइना इज ऑफन कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड द हाइमेन, ठीक है। सो next to the hymen there is another important part in external genitalia which is called the clitoris, which is highly sensitive like glans penis. So it's a tiny finger like structure, highly sensitive, which lies at the upper junction of 2 labia minora above the urethral opening. So urethral opening के ऊपर जो लेबिया माइनोरा का जो जंक्शन है उस जंक्शन पॉइंट में एक फिंगर लाइक हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है जिसका नाम होता है क्लिटोरिस। ओके, सो दिस आर द 5 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन ह्यूमन फीमेल: mons pubis, labia majora, labia minora, hymen एंड फाइनली द क्लिटोरिस। सो ये हो गया हम लोगों का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये 3 पार्ट को छोड़ के और एक के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, वो होता है मैमरी ग्लैंड। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी हम लोग को देखना पड़ेगा कि मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्लियर? सो जनरली मैमरी ग्लैंड मीन्स हम लोग जो मैमल्स है, हम लोग का नाम क्यों रखा गया है वी आर द मैमल्स, बिकॉज वी पॉजेस अ मैमरी ग्लैंड व्हिच इज responsible for the secretion of milk, which is highly essential for the newborn baby, जिसके लिए हम लोग को चाहिए होता है मिल्क, ठीक है ना। सो मैमरी ग्लैंड बेसिकली इट्स अ पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड which contains the glandular tissue and fats. सो देखो ये हम लोग फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाया, तो इस फ्लो चार्ट के थ्रू से हम लोग मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाएगा। सो फर्स्ट क्या लिखना पड़ेगा? फर्स्ट होता है कि a pair of mammary gland contains glandular tissue or fats, ठीक है। Now glandular tissue of each breast contain 50 to 20 mammary lobe। तो एक तो हो गया जो मैमरी ग्लैंड होता है उसमें 2 मैमरी ग्लैंड हम लोग को मिलेगा जिसके अंदर बहुत सारा ग्लैंडुलर टिश्यू मिलेगा। ग्लैंडुलर टिश्यू जो कि ना कुछ सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब ये ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर 15 to 20 मैमरी लोब होता है, ठीक है। क्लियर?
नाउ मेमोरी लोब्स कंटेन ए क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड द एल्वियोलाई। वो जो मेमोरी लोब हम लोग देख रहा था, उस मेमोरी लोब के अंदर फिर से बहुत सारा सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है एल्वियोलाई। इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, ठीक है। एल्वियोलाई होता है। नाउ नेक्स्ट क्या होता है, एल्वियोलाई सीक्रेट्स मिल्क which stores in the lumen of the alveoli। so alveoli बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। so ये alveoli कहाँ पे होता है, बहुत सारा alveoli का क्लस्टर से होता है एक मेमोरी लोब, ठीक है। so मेमोरी लोब के अंदर alveoli मिलेगा। alveoli से क्या सीक्रेट होगा, मिल्क सीक्रेट होगा, मतलब मिल्क सीक्रेट हो रहा है। और वो मिल्क कहाँ पे स्टोर हो रहा है, alveoli के अंदर जो ओपन स्पेस है वहाँ पे आके मिल्क स्टोर हो रहा है, ठीक है। एंड फाइनली this alveoli opens into the mammary tubule, ठीक है। सो मेमोरी लोब में alveoli है, वो alveoli ओपन हो रहा है कहाँ पे, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में सॉरी मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन हो गया। फिर ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल होता है, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल जॉइन टू फॉर्म द मेमोरी डक्ट। तो ऐसा बहुत सारा मेमोरी ट्यूब्यूल एक जगह में ज्वाइन होके बन गया मेमोरी डक्ट। अब वो मेमोरी डक्ट जो होता है ज्वाइन एंड ओपन इन द एम्पुला ऑफ द मेमोरी डक्ट। सो मेमोरी डक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन होता है जिसका नाम होता है एम्पुला। सो ये एम्पुला में आके हर एक मेमोरी डक्ट ज्वाइन हो गया एंड ओपन हो गया, जिससे बन गया एक मेमोरी डक्ट। वो रीजन को हम लोग पढ़ते हैं एम्पुला रीजन ऑफ मेमोरी डक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट ये जो मेमोरी डक्ट है ये आपस में ज्वाइन होके और एक डक्ट बनता है जिसका नाम होता है लैसिटिफेरस डक्ट। क्लियर। सो बहुत सारा मेमोरी डक्ट मिलके बन गया लैसिटिफेरस डक्ट। अब बहुत सारा लैसिटिफेरस डक्ट फाइनली कहाँ पे मर्ज होता है, निपल में, जो जगह से फाइनली मिल्क इज सक्ड आउट, ठीक है ना। सो ये स्ट्रक्चर कैसे हो गया, देखो सिंपली लिखना है। ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से 20 मेमोरी लोब होता है। हर मेमोरी लोब में एल्वियोलाई होता है जिसमें मिल्क सीक्रेट होता है, स्टोर होता है। फिर वो एल्वियोलाई ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल में। ऐसा बहुत सारा मेमोरी ट्यूब्यूल ज्वाइन होकर बनता है मेमोरी डक्ट। फिर वो मेमोरी डक्ट एम्पुलरी रीजियन में मर्ज अप होके बन जाता है लैसिटिफेरस डक्ट। ऐसा बहुत सारा लैसिटिफेरस डक्ट फाइनली निपिल में ज्वाइन होता है, जहां से कि ना मिल्क बाहर आता है, सक्ट आउट होता है, ठीक है। ये तो हो गया मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आता है, द निपल इज इन द मिडल ऑफ द ब्रेस्ट, ओके, जनरली सराउंडेड बाय ए सर्कुलर पिगमेंट, जो नाम होता है एरोला, AREOLA, एरोला। सो एरोला इज द पिगमेंटेड एरिया सराउंडेड द निपल विच प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। सो ये जो टॉपिक था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेमोरी ग्लैंड, ये दो स्ट्रक्चर हम लोग आज की क्लास में, जो मेरा आज सेकेंड लेक्चर है, उसमें हम लोग खत्म किया। नेक्स्ट डे से हम लोग स्टार्ट करेगा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। थैंक यू।